ज्वेलरी शोरूम में से जुड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं। मामले में सलमान और उनकी बहन अलविरा को कोर्ट ने नोटिस भेजा है। शिकायतकर्ता के आरोपों पर कोर्ट ने 5 अक्टूबर तक का जवाब मांगा है। सलमान और अलविरा को 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश है। तो देखिए, ज्वेलरी शोरूम में धोखाधड़ी मामले को लेकर के ये बड़ी खबर सलमान खान को लेकर के जुड़ी आ रही है। सलमान खान को चंडीगढ़ कोर्ट का नोटिस मिला है। बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम में से जुड़े धोखाधड़ी मामले में सलमान और उनकी बहन को यह नोटिस मिला है। अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत हो गई है। सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत हो गई। झांसी सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत हुई। डिवाइडर से कार टकराने से हादसा हुआ। झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया था। बता दें कि अबान का शव मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम होगा। अबान के रिश्तेदारों को हादसे की जानकारी दे दी गई है। अबान की बुआ को हादसे की जानकारी दी गई है। सड़क हादसे में अबान की मौत हुई है। क्या नाम आपका? हेलो, कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार लग गई। फिर जा रहे थे झांसी। आज किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में। वही में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं आज फिर रोड पे पड़े हैं। उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था? हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान। जा रहे थे मिलने भाई से। जेल में? जी, अली भाई से। तभी तो अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की मौत हो गई है। अबान अहमद की तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़क हादसे में ये मौत हुई, जिसके बाद से अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है और इनके परिवार वालों तक जानकारी पहुंचाई गई। उस हादसे की जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ये सड़क हादसा हुआ था। गाड़ियों की टक्कर हुई थी। मौके पर भी प्रशासन की टीम पहुंची है और मामले की जांच भी की गई है। सरकार की सख्ती के बाद मेटा बैकफुट पर है और उसने बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट और एक खास तरह की पोस्ट को बूस्ट करने के लिए माफी मांगी है। मेटा के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के पॉलिसी हेड्स की सरकार के साथ आज भी बैठक है, जिसका फोकस मेटा के एल्गोरिथम और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम पर रहेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई। बैठक को दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने लीड किया, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में चली इस बैठक में आतंकवाद से निपटने की रणनीति, सीमाओं पर सघन चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर कड़ी निगरानी, ड्रोन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा एनसीआर में सक्रिय अंतर्राज्यीय गैंग, विदेश से संचालित आपराधिक नेटवर्क, अवैध हथियारों की सप्लाई और ड्रग तस्करी पर संयुक्त कार्रवाई की रणनीति भी तैयार की गई। बारिश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार संसद सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे। उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी थे। नीतीश कुमार जब संसद भवन से निकल रहे थे तब भी बारिश हो रही थी और उस वक्त संजय झा छाता थामे साथ चल रहे थे। बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने और विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए आज सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उद्योग विभाग के साथ कई कंपनियों ने एमओयू किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उद्योग विभाग के साथ कंपनियों ने एमओयू किया। इसके तहत गयाजी में बड़ा स्टील प्लांट लगाया जाएगा। बिहार के लिए यह परियोजना बेहद खास मानी जा रही है। इस एमओयू के बाद निवेश से न सिर्फ उद्योगों का विकास होगा बल्कि रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। विभिन्न कंपनियों से, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनियों से कई लोग, सभी लोग लगभग 10 कंपनी हैं,
सभी लोगों ने आज MOU साइन किया, मैं स्वागत भी करता हूँ। बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए आप आए, आपका स्वागत भी है और आपको जो फैसिलिटी हमारे नियम के तहत हम देते रहे हैं हम जरूर मजबूती से आपको देंगे और बिहार स्टील हब भी बने जिस तरह के आज MOUs हुए हैं। ये प्रतीक है कि यदि 6 से 7 स्टील प्लांट्स हमारे यहाँ लगे, इसका मतलब स्टील का हब भी बनने वाला है बिहार। इसके लिए सबको बधाई देता हूँ और कई टेक्सटाइल से जुड़े हुए साथी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ बनाने के लिए और नीचे के लेवल पर भी काम करने के लिए सहमति दिया है। स्वाभाविक है कि टेक्सटाइल के सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको मजदूर मिलेंगे जो बिहार से हो, इसलिए आपको भी लाभ मिलेगा और यहाँ कम रेट पर भी बिहार के लोग काम करना चाहेंगे आपके फैक्ट्री में। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में डेटा ऑपरेटर ने आज पटना में जमकर प्रदर्शन किया। आर ब्लॉक चौराहे पर डेटा एंट्री ऑपरेटर पहुंचे थे। हालांकि काफी संख्या में पुलिस वालों ने डेटा एंट्री ऑपरेटर को रोका। दरअसल डेटा एंट्री ऑपरेटर की मांग थी कि पिछले 18 महीने से वह लोग परेशान हैं। 2400 की संख्या में डेटा ऑपरेटर हैं जिनकी नियुक्ति नहीं कराई गई है, जबकि तमाम योग्यताओं और उन्होंने पूरा किया है। हालांकि बाद में मजिस्ट्रेट ने छात्रों को समझा बुझाकर वापस किया। ईओ विमल हत्याकांड में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी की जांच में आरोपी ड्राइवर ने कबूला है कि छुट्टी और व्यवहार को लेकर के ईओ से विवाद था। डेयरी से पटना जाने के दौरान दोनों में बहस हुई थी। गुस्से में ड्राइवर ने ईओ पर रॉड से हमला किया। सिर पर वार से ईओ विमल कुमार बेहोश हो गए। बेहोश ईओ विमल कुमार पर गाड़ी चढ़ा दी। ईओ विमल को सड़क किनारे गड्ढे में डाला। आरोपी ड्राइवर मिथिलेश कुमार गिरफ्तार किए गए। बारूण थाना में कांड संख्या 312-26 दर्ज है। बिहार के नगर निगम और नगर परिषद में जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। हड़ताल के 8वें दिन नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा की पहल पर सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं की बैठक हुई। सफाई कर्मियों की मांगों पर विचार के बाद हड़ताल खत्म हो गई। सफाई कर्मियों की ज्यादातर मांगे मान ली गई है। कुछ और मांगों को कैबिनेट में रखा जाएगा। हड़ताल खत्म करने के ऐलान के बाद सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि आज से ही बिहार में सफाई शुरू हो जाएगी और जल्द ही सभी शहरों को साफ किया जाएगा। मंत्री जी साथ में खड़े हैं और जब इन्होंने कहा है कि नगर निकाय में काम करने वाले जो सफाई कर्मी हैं और जो आउटसोर्स कर्मी हैं उन सभी का कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध है। और जो दैनिक के लिए जो इन्होंने अभी एक कदम उठाया है, समेकित वेतनमान में उनको कन्वर्ट करके उनको छुट्टी से लेकर ग्रेच्युटी से लेकर के सब सुविधाएं उनको दी जाएंगी एज गुड एज परमानेंट। रिटायर करेंगे उसके बाद उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। नहीं 2 मिनट सुन लीजिए, बात करना है तो पूरा कर लीजिए। आउटसोर्स कर्मियों के बारे में एक अद्भुत निर्णय है कि उनको उनका वेतन उनके अकाउंट में जाएगा। वो उनको बोनस, जो कंसेप्ट नहीं था आज तक, ये कंसेप्ट डेवलप हुआ कि आउटसोर्स कर्मियों को बोनस भी मिलेगा। तो सरकार इसमें कदम बढ़ा रही है और ड्राइवर जो काम करते हैं वो उनको गाड़ी खराब होने के नाम पर जो ब्लैकमेलिंग है वो सब बंद किया गया। उनको लगातार वेतन मिलेगा। तो अद्भुत हुआ है निर्णय। मजदूर के पक्ष में माननीय मंत्री जी के द्वारा सारी बातें रख दी गई है और उसका जिम्मेवारी माननीय प्रधान सचिव जी के जिम्मे है। वो पत्रों निर्गत आदेश निर्गत अभी कुछ देर के अंदर करेंगे। माननीय मंत्री जी ने मंत्री से हटकर मानवता का ख्याल किया। ये सफाई कब से शुरू हो जाएगा? सफाई हम अभी जहाँ से जाएंगे बैठक करेंगे। निश्चित रूप से रात्रि दिन मिला के सारे शहर को बिहार राज्य के गंदगी को हटाने का काम करेंगे। साथियों का जिन्होंने हम पर विश्वास किया और जो इनकी मांगे थी, हमने तो संकल्प, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही स्वच्छता कर्मियों का इतना सम्मान करते हैं तो हम सबका दायित्व बनता है कि जो समाज में सफाई का काम करते हैं, हमारे शहर को साफ सुथरा रखते हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए उनको जो भी निर्णय लेने होंगे वो निर्णय हम लेंगे। बहुत सारे पर हमने अभी सहमति दी है। कुछ निर्णयों के लिए एक समिति बनाने का भी निर्णय लिया है। कुछ निर्णयों के लिए हमें राज्य मंत्री परिषद की भी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक विश्वास इन्होंने हम पर किया है और मेरी भी ये कोशिश होगी कि जो विश्वास इन कर्मियों ने हम पर किया है उस विश्वास को हम ज़मीन पर उतारें। इतना मुझको विश्वास के लिए हम सब के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं।
खबर बगहा से, जहां भारत नेपाल सीमा पर विवादित सुस्ता इलाके में गतिरोध बढ़ गया है। सीमा पर सुरक्षा में तैनात एसएसबी के जवानों के साथ नेपाली नागरिकों ने दुर्व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, एसएसबी की गश्ती टीम पर पथराव का भी मामला सामने आया है। इस मामले में एसएसबी के आवेदन पर 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ वाल्मीकि नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। एसएसबी का आरोप है कि भारतीय सीमा क्षेत्र में मिट्टी का बांध आगे बढ़ाने का विरोध करने पर नेपाली नागरिकों ने जवानों पर पथराव कर दिया। एसएसबी का कहना है कि 31 जुलाई को ही भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच यथास्थिति बनाए रखने और बांध को आगे नहीं बढ़ाने पर सहमति बनी थी। बावजूद इसके बांध का निर्माण फिर से शुरू किया गया था, जिसका विरोध करने पर बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक लाठी डंडे और पत्थर लेकर पहुंच गए थे और जवानों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इसी दौरान नेपाली नागरिकों ने वापस लौट रहे एसएसबी जवानों पर लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। हालांकि अब तक इस घटना में किसी जवान के घायल होने की खबर नहीं है। के बीच विवादित सुस्ता में एसएसबी जवानों पर नेपालियों द्वारा हमले के बाद गतिरोध बढ़ गया है। जिस इलाके में अमन चैन बहाली की दोनों देशों से सहमति बनी थी, उस विवादित क्षेत्र में नेपाल की ओर से बांध निर्माण के बाद मामला पूरी तरह तूल पकड़ लिया है और बांध निर्माण की पहल पर रोकने गई एसएसबी के जवानों पर जिस तरह से नेपाल की तरफ से हमला किया गया, उसके बाद पूरा मामला विस्फोटक बन गया है। फिलहाल एसएसबी ने 200 नेपालियों के खिलाफ मामला तो दर्ज जरूर करा दिया है, लेकिन तत्काल दोनों देशों के बीच अगर पहल नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सुस्ता का विवाद और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुन्ना राज, भारत नेपाल सीमा, न्यूज 18 बिहार झारखंड। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन में आज विधायकों के लिए एआई तकनीक के साथ साथ डिजिटल ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में विधायकों के साथ साथ मुख्यमंत्री सहित विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति भी मौजूद रहे। ट्रेनिंग के दौरान विधायकों को मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विकास को लेकर एक ऐप भी जारी किया। इस मौके पर सीएम ने एआई तकनीक के साथ डिजिटल तकनीक का महत्व बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने विधायकों को एआई के फायदे के बारे में तो बताया और विधायकों से विधायक फंड को भी एआई तकनीक से जोड़ने की अपील की। साल में आज दुनिया का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हो गया और सोशल मीडिया में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया से बाहर हैं, अपने क्षेत्र से भी बाहर हैं। एक साथ 400 बूथ पर हम समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन यदि एआई से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है। मैंने सिर्फ भवन निर्माण विभाग में कहा कि आप एआई का टेक्नोलॉजी प्रयोग करके जितने एस्टीमेट बने हैं उससे समीक्षा करके ही आप लाएं। आपको जानकर खुशी होगी, सिर्फ एक डिपार्टमेंट, यहां लेसी जी बैठी है टेक्नोलॉजी के बारे में, ये डिपार्टमेंट में मात्र एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। एआई ने जब चेक किया तो किसी में 5%, किसी में 6%, किसी में 7% हमारा पैसा बचना शुरू हो गया। एआई के इस युग में टेक्नोलॉजी की महत्ता बढ़ती जा रही है, तो चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्योग हो, आपका ग्रामीण विकास हो, हर विभाग की योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने में एआई से मदद मिलेगी। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जितना ही टेक्नोलॉजी में निपुण होंगे, सक्षम होंगे, हम उन्हें उतना ही बेहतर समृद्ध बिहार और विकसित बिहार बनाने की कल्पना कर सकेंगे। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां बरौली थाना पुलिस पर एमएलए भड़क गए। लोगों की शिकायत नहीं सुनने का आरोप है। एसपी का भी निर्देश एसएचओ नहीं मानते। जेडीयू एमएलए मंजीत सिंह ने जमकर क्लास लगाई। बिजली विभाग के जेई को भी फटकार लगाई। बिजली कनेक्शन नहीं देने पर मंजीत सिंह भड़क उठे थे। न्याय प्रक्रिया में आपकी विश्वास नहीं है
क्या आप लोगों को न्याय देने में सक्षम नहीं है? और हमारे गांव का अगर मैटर यह 1.5 महीने से पड़ा रहे, सहयोग शिविर में मामला है, सहयोग शिविर में भी आपके इस आवेदन का उत्तर प्राप्त नहीं है। आपके आवेदन का उत्तर कम से कम प्राप्त होना चाहिए, तब ना हम समझेंगे कि आपने कोई कार्रवाई की है। ये तो ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन पिटीशन है, और जिन्होंने FIR दिया आपने FIR नहीं किया। पुलिस अधीक्षक को ये चिट्ठी दी गई, उनका भी आदेश आपके थाने तक पहुंचा, और पुलिस अधीक्षक के आवेदन का भी ओवरलुक होता है थाना के अंदर। बीच अगर लाइट जलाता है हमारा कोई भुगता, आप जाते हैं छापामारी करते हैं, आप FIR करते हैं उसके ऊपर, लेकिन आपको कैबिनेट का निर्णय है ना 7 दिन के अंदर और 15 दिन के अंदर शहरी क्षेत्र में और देहाती क्षेत्र में। हम लोग अनपढ़ विधायक हैं, हम सरकार के कैबिनेट के निर्णय को हम नहीं जानते हैं, और ये हमारी सरकार है, और हमारे सरकार का आप लोग कब्र खोद रहे हैं जनता का काम नहीं करके। अभी तक सर 2020 से लेकर अभी तक काम नहीं चला। के लिए हम गांव में दिए हुए, आपके स्कूटी को फोन करना, SDO को फोन करना, सर वहाँ जानते हैं कानून को ये ऊपर हो गए, आप कानून के कैबिनेट, आप कैबिनेट के निर्णय के ऊपर। आरस से बड़ी खबर, जहां स्कूल वैन में ट्रक ने टक्कर मारी है। हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कूल वैन का चालक भी घायल हो गया। कुल्हड़िया ओवरब्रिज के पास हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई। जानकारी के अनुसार वैन प्रतिदिन की तरह बच्चों को लेकर जा रही थी। इसी दौरान कुल्हड़िया रेलवे ओवरब्रिज के पास चांदी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बालू लदे ट्रक ने स्कूल वैन में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही घटनास्थल पर ही लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। पटना से बड़ी खबर, जहां ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर हुई है। हादसे में ऑटो सवार मां बेटे की मौत हो गई है। परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक इलाज के बाद PMCH रेफर किया गया। गौरीचक के जमालपुर की सुलेखा देवी थी। पचरुखिया के सैदनपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। खबर सीतामढ़ी से है, जहां जलजमाव की समस्या अब लोगों के सब्र का बांध तोड़ रही है। हल्की बारिश के बाद भी शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं, जिससे नाराज लोगों ने गौशाला चौक पर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर की जल निकासी व्यवस्था के लिए मंजूर करीब 105 करोड़ रुपए के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। सड़क जाम के कारण मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और एम्बुलेंस से लेकर स्कूली बच्चे तक जाम में फंस गए। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने लोगों को समझाकर जाम खत्म कराया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। निगम में हो रहा है और उस काम में स्टैंडिंग कमेटी में हम नहीं है। मतलब नगर निगम के न नगर आयुक्त है, न मेयर है, न उप मेयर, न वार्ड पर्सन, किसी को नहीं रखी इस वक्त सरकार ने। वो जो उसका नोडल ऑफिसर है वो कलेक्टर साहब है, वो समझ रहे हैं। हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं। हमारी भूमिका होती है हम जूता मार के काम करा लेंगे किसी को भी। क्या कारण था आप लोगों को हटा देने? बस है ही नहीं कारण, तो कुछ है ही नहीं कारण। हमें भी जानकारी दीजिए ना क्या कारण है। निगम क्षेत्र में हो रहा था, आप लोगों ने। अरे बुडको जो है नगर विकास का इकाई है, नगर विकास उसमें कलेक्टर साहब को जोड़े हुए है। 3 राज्यों में मौसम का अलर्ट है। दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट है। आज भारी बारिश की संभावना है। गुरुग्राम में भी भारी बारिश का असर देखने को मिला है। कॉर्पोरेट कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह है। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी एडवाइजरी है। दिल्ली NCR समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR के साथ हरियाणा में हल्की आंधी, बिजली चमकने और मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां जमालपुर में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार सुबह ईडी की टीम ने जमालपुर थाना क्षेत्र के नया टोला, फुलका समेत 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के कथित वित्तीय घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की जा रही है।
जॉलीवुड म्यूजिक कंपनी के निदेशक जितेंद्र कुमार राजीव के आवास से 3 स्थानों पर छापेमारी की गई। ईडी की टीम दस्तावेज, बैंक लेन देन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की गहन जांच में जुटी हुई है। जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर चीट फंड की तर्ज पर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए निवेश कराने और बाद में रकम लेकर फरार होने का आरोप लगा है। जॉलीवुड म्यूजिकल कंपनी के निदेशक जितेंद्र के कई ठिकानों पे आज ईडी ने दबिश दी है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ नया गांव में। आप देख सकते हैं सामने जो भगवा कलर का जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ईडी की टीम है और टीम जो है निदेशक के कई कागज, कई डॉक्यूमेंट की जांच के साथ साथ उनके जो है कई जैसे लैपटॉप हुए, मोबाइल हुए, उनको भी जांच करने में लगी है। और इसके अलावा जो है वो जो है फुल्का, इसके अलावा जो फुल्का के अलावा एक जगह और पे जो है ईडी की टीम पहुंची हुई है तथा म्यूजिकल कंपनी के जो निदेशक है जितेंद्र, उसके ठिकानों पे जो है दबिश दी है। साथ में मैं बताते चल रहा हूँ कि सुबह 7 बजे से ही ये दबिश चालू है। जो ईडी की टीम है, टीम की कई लगभग 3 टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और इन तीनों टीम जो है उसके ठिकानों पे कई कागजात है, डॉक्यूमेंट है, उनके जांच में लगी है ताकि जो 2024 में जो मामला आया था, यह मामला आया था कि उसके म्यूजिकल कंपनी में कई उपभोक्ता जो है निवेश किए थे। चीट फंड के जैसे कंपनी थी और इस कंपनी के बाद जो है 2024 में वो अपने ऑफिस में ताला लगा के वो भाग गया था। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बवाल हुआ था, लोगों ने केस किया था और केस के बाद आज 2 साल होने को है। 2 साल होने के बाद आज जो है ईडी की टीम यहाँ पहुँच के उसके ठिकानों पे दबिश दी है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। गुरुग्राम में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब जनजीवन और ट्रैफिक पर भी साफ दिखाई देने लगा है। गुरुग्राम में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरने से लंबा ट्रैफिक जाम लगने लगा है। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी। अगर किसी सड़क पर जाम नहीं है तो पानी इतना है कि उसके बीच से गुजरने का मतलब उसमें फंसना ही है। इन हालातों को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों से अपील की है कि वो कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे। इसके साथ ही पुलिस ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। खबर बगहा से है, जहां रामनगर के दोन इलाके में पहाड़ी नदियां कहर बरपा रही हैं। बारिश के बाद पहाड़ी नदी हरहा के जलस्तर में वृद्धि के बाद नदी पार कर रहा एक बच्चा डूब गया, जिसके शव की तलाश चल रही है। वहीं नौरंगिया दोन पंचायत के सिंगा दहवा और जमुनिया टोला में पहाड़ी नदी का पानी गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। पश्चिम चंपारण के 2 पंचायतों के 22 गांव पहाड़ी नदियों के उफान के बाद संपर्क मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इस बीच जरूरतमंद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, जिससे आए दिन घटनाएं हो रही हैं। गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। चकदावा और झंडू टोला गांव में नदी का पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ग्रामीण अब सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल करीब 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर नदी किनारे बसे गांव में साफ दिखाई दे रहा है, जहां बाढ़ का पानी आबादी तक पहुंच गया है। पानी घुसने से गांवों का संपर्क भी प्रभावित हो गया है। हालात को देखते हुए ग्रामीण जरूरी सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शराब तस्करों पर नकेल कसने को लेकर उत्पाद विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया था, जिसे विनष्ट किया गया। डीएम सीओ की मौजूदगी में 10,500 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब की विनष्ट किया गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। बांका डीएम अंशुल अग्रवाल ने बताया कि आगे भी और सख्ती बरतते हुए शराब माफिया पर नकेल कसने के साथ ही माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए, बांका जिला प्रशासन और मद्य निषेध निबंधन एवं उत्पाद विभाग की जो हमारी पूरी टीम है, लगातार शराब तस्करों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारी 3 बॉर्डर चेक पोस्ट बांका जिले में अवस्थित है, उन पर भी 24 घंटे निरंतर निगरानी रखी जा रही है। उसी में एक विगत दिनों में हम लोगों ने देखा था, एक अच्छी उपलब्धि हम लोगों को मिली थी। एक बार 3,500 लीटर की विदेशी शराब और उसके 2-3 दिन बाद 2,800 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई थी। आज जो आप लोग देख रहे हैं, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाते हुए लगभग 10,500 लीटर शराब का विनिष्टीकरण राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में किया गया है। न्यूज़ 18 पर